ये डरी, निराश और शोषित आवाज़ें हमारे देश के उन लाखों बासिंदों की हैं जिन्हें समाज के व्यापक हित के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा और जिसके बदले में उन्हें हमेशा के लिए अन्याय और शोषण के अंधेरे में धकेल दिया गया। कोसी को एक प्राकृतिक अभिशाप बिहार के लिए बहुत बार कहा गया है और शायद बिहार भी और देश भी उसको ऐसे देखने लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन लाखों लोगों की बदहाली का जिम्मेदार कोसी नदी की जीवंत धाराओं को बना दिया गया। ये नदी नेपाल के बाराह क्षेत्र के पास त्रिवेणी से अपना सफ़र भारत के मैदानी भागों की ओर शुरू करती है। त्रिवेणी के पास 3 धाराएं आके मिलती हैं, अरुण कोसी, सुन कोसी, तामा कोसी, और वहाँ से इनकी सम्मिलित धारा फिर चलती है नीचे की ओर। वो बराह क्षेत्र मंदिर होते हुए चतरा आती है। वहाँ से करीब 42 किलोमीटर नीचे भारत की सीमा है और फिर करीब 270 किलोमीटर कोसेला होगा, वहाँ तक ही नदी जाती है। भारतीय सीमा के पास ही भीमनगर में कोसी बैराज है। कोसी बैराज और कोसी के तटबंधों का इतिहास कोसी से संबंधित समस्याओं का इतिहास है। 53 में जो प्रस्ताव हुआ उस वक्त ये तय पाया गया कि दोनों तरफ तटबंध बनेंगे, एक बैराज बना दिया जाएगा भीमनगर के पास में और उससे नहरें निकाली जाएंगी। नहर का प्रस्ताव नेपाल के हिस्से में था, चंद्रा कैनाल का। वो सब नहरें हैं वहाँ बनी हुई अभी भी। और हमारे यहाँ पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई करने का करीब 7,12,000 हेक्टेयर ज़मीन सींचने का प्रस्ताव था और 5,28,000 एकड़ ज़मीन उसको बाढ़ से सुरक्षा देने की बात थी। कोसी का पानी जो कि पहले पूर्णिया से लेकर के सहरसा तक अलग अलग धाराओं में बट जाया करता था, उसमें ये चक्कर ज़रूर होता था कि मुख्य धारा कोई भी बनती थी और उसका क्रम था जिसमें पता था लोगों को कि अब नदी ने पानी फेंकना शुरू कर दिया है, अब ये इधर से गुजरेगी, तो उसकी तैयारी रहती थी लोगों की। तटबंध बन जाने के बाद वो सारा का सारा पानी उसी 10-11 किलोमीटर के अंदर सीमित हो गया। तो जो पानी करीब करीब 160 किलोमीटर या 180 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र पर फैलता था और उनकी धाराओं से निकलता था, वो पानी अब 10 किलोमीटर में महदूद हो गया। और वो सिर्फ पानी ही नहीं हुआ, उसके साथ साथ आने वाली मिट्टी भी हुई। जैसे जैसे तटबंधों का सत्य और परिणाम सामने आने लगे, लोगों के पुनर्वास की आवाज़ें उठने लगीं, क्योंकि नदी के सक्रिय मार्ग में रहना जल समाधि लेने जैसा था। 1957 में तटबंध पर काम शुरू होने के 2 साल बाद, जबकि तटबंध करीब करीब जमालपुर पार कर रहा था, तो ये तय हुआ कि एक पुनर्वास की योजना बनेगी जिसमें लोगों को बाहर खेती की ज़मीन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन रिहायशी ज़मीन दी जाएगी। ये संगठित अपराध था या फिर विकास के नाम पर चल रहा सामाजिक षड्यंत्र, जो इन परियोजनाओं में उन प्रभावित लोगों की पुनर्वास की चर्चा भी नहीं थी जिन्हें अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ा। और एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, मेरा ख्याल है 1974 या 76 में, जिसमें यह तय पाया गया कि पूरा मकान बना देने के लिए किसी को भी पैसा नहीं मिला। तो जैसे तैसे लोग वहाँ रहने लगे। फिर बाद में उस पुनर्वास की ज़मीन में जल जमाव होने लगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों लोगों के साथ हो रहे अन्याय को एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लेना जरूर चाहा, पर यह मुहिम बहुत देर तक नहीं चल सकी। कोसी तटबंध के बीच में 380 गांव के लोग फंसे हुए हैं और ये इतनी बड़ी ये आयोग है। यहाँ पे इससे पहले भी और लोगों ने हमारे कोसी से प्रेरित लोगों ने डाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ये आयोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कागजी खाना पूर्ति के लिए इतना होता है। हम आवेदन देते हैं, ये बिहार सरकार को भेज देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं, होता कुछ नहीं है। तटबंधों के निर्माण के बाद नदी के साथ क्या हुआ और इसके क्या दुष्परिणाम हुए, इस पे विशेषज्ञों का मत बिल्कुल साफ और सीधा है। कोसी तटबंध बनने के बाद जो प्रोटेक्टेड एरिया और अनप्रोटेक्टेड एरिया का विभाजन तैयार हुआ, इसके कारण अलग अलग हित पैदा कर दिए गए और एक कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन का एक ऐसा नेक्सस बना जो कि चाहता है कि वो समस्या बनी रहे। 1962 में जब दिल्ली IIT ने वो स्टडी की थी और उसी स्टडी को 1974 में रिपीट किया गया। उस अध्ययन से पता लगता है कि जो निचला इलाका है कोसी का, कोपड़िया के आसपास है, महर्षि से कोपड़िया के आसपास का, वो करीब हर साल 12 सेंटीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहा है। अगर नदी का लेवल आसपास की ज़मीन से ऊपर उठने लगे तब तो वो फैलाने का काम करेगी। हमारा अपना मानना है कि इस योजना ने नदी को धर्म भ्रष्ट किया। अगर नदी का धर्म पानी की निकासी है तो नदी को धर्म भ्रष्ट किया। अब वो निकासी के बदले पानी फैलाने का काम करती है। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है। पूरा हमरा सबके धान तान आनंद बधवा छले, बांध नहीं छले तो पानी थान नहीं छले, राहर मरुआ धान कुर्सी सब कुछ उपजे छले, रोप करे छले। आई बांध भेला से हमरा सबके दुर्गंजन भए गेल, घर में उपाय नहीं रहिए। एक देख लियो, एक सिरकी धान नहीं भेल, भूखे मरैत रहे।
वर्तमान में तटबंधों के बीच गांवों की आबादी पहले से कई गुना बढ़ गई है। यानी 380 भारत के और 34 नेपाल के, कुल मिलाकर के 414 गांव। तो पूरे का हिसाब किया जाएगा तो इस समय उसकी आबादी करीब 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। पुनर्वास की कागजी कार्रवाई और यथार्थ में तब भी बहुत बड़ा फर्क था और अब भी है। 1960 में बेला के 55 तटबंध पीड़ित परिवारों को पुनर्वास की जमीन सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई थी, जिसकी सूची तो जारी की गई, पर उन लोगों को आज तक जमीन नहीं दी गई। गांव के लोग अपनी बेबसी से परेशान हैं और सरकार के रवैये से क्षुब्ध। बदहाली और गरीबी का हर सूचक यहाँ के गांव और निवासियों के जीवन में दिखाई पड़ता है। आज की तारीख में कोसी के दोनों तटबंधों के बीच जो लगभग 10 लाख लोग रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी ज़िंदगी उपेक्षा या अलगाव के सबसे चरम से चरम स्थिति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आप अलगाव का कोई उदाहरण लें, बदहाली का कोई भी सूचक, चाहे वो मजबूरीवश पलायन करने की बात हो या मातृ मृत्यु हो, शिशु मृत्यु हो, बंधुआ मजदूरी, कालाजार हो, विकलांगता हो, मेरे ख्याल से इन सभी सूचकों पे ये एक इलाका है जो बहुत ज़्यादा बदहाली को दर्शाता है। कई परिवार एक छोटी सी झोपड़ी रखने के लिए सामाजिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं। जो वहाँ दीह कटा, वहाँ से लाए ये घर का, इसी जगह पर रखे। अच्छा, ये बसने नहीं दिया इसी जगह पर से, इसलिए अब हम मजबूरी हो गए हैं। हमको कोई उपाय नहीं है अभी। इलाके से लाखों की संख्या में बच्चे और युवा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए देश के कई हिस्सों में हर साल विस्थापित होते हैं। जब 2008 में कुशहा के पास कोसी का तटबंध टूटा तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया और इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया गया। पर कोसी के तटबंधों के बीच रहने वाले लोगों के लिए परिस्थिति नई नहीं थी। कुशहा में जो हुआ वो हम लोगों ने देखा है, सभी ने देखा है, उसकी याद ताज़ा है। लेकिन उसके पहले 7 बार ये और तटबंध को तोड़ चुकी है। पहली बार 1963 में, जिस साल ये बैराज बना था, 31 मार्च को उसका इनाग्रेशन हुआ, और जुलाई के महीने में 20 जुलाई के आसपास नदी ने डलवा के पास पश्चिमी तटबंध तोड़ा। फिर 1968 में, उसके बाद 71 में टूटता है भटनिया के पास में, 80 में टूटता है बहुअरवा के पास में, 84 में नौहट्टा में, 91 में फिर जोगिनिया नेपाल में, और 2008 में फिर नेपाल में, 3 बार नेपाल में, और 5 बार भारतवर्ष में तटबंध टूट चुका है। अभी जो 2008 में कुशहा टूटा, उसके लिए सरकार ने पूरे विश्व को उतार दिया वहाँ। लेकिन आज हम लोग जो 50 वर्षों से डूब रहे हैं, उस पर कोई नहीं उतारा जाता। सिर्फ कभी काल किस्मत के रूप में रिलीफ दे दिया जाता, एक बोरा चावल साल भर के लिए। क्या कभी इतने सालों में, इतने दशकों में, वो जो 12 से 15 लाख लोग जो तटबंधों के बीच रहते हैं और बार बार प्रभावित होते हैं, उजड़ते हैं, मरते हैं, टूटते हैं, उनको इस सोच की प्रक्रिया में, इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है? क्या उनके इतने सालों और दशकों के अनुभव का, उनकी उस यंत्रणा का, उनकी दुर्दशा का, उस अनुभव से कोई लाभ लिया गया है? उस अनुभव से कुछ सबक लेकर योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है? इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। कितना विषादपूर्ण है कि इन सभी तथ्यों के बावजूद हमारा तंत्र कोसी की बाढ़ को प्राकृतिक आपदा करार देता है। आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण जैसे शब्दों का व्यापक प्रचार किया जाता है। कोसी प्राधिकरण भी है, कोसी बजट भी आता, कोसी का फंड भी आता, सिंचाई विभाग भी आती है, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये फाइल में रहते, यहाँ जमीन पे कोई इसका असर दिखता नहीं। तो 1987 में कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना। जो विकास प्राधिकार है वो तो मरा युवा पैदा हुआ था, उसके पीछे उसको चलाने की कोई नीयत नहीं थी। तो इस योजना से जो कुछ भी फायदा हुआ, किसको हुआ, क्या हुआ, वो एक विचारणीय प्रश्न है। कि वो जो तटबंध बने थे उससे कहा गया था कि 2,14,000 हेक्टेयर ज़मीन को बाढ़ से सुरक्षा देंगे। आप सरकार के रिकॉर्ड्स खंगालिए तो कहेंगे कि 1,82,000 हेक्टेयर ज़मीन जल जमाव ग्रस्त है कोसी में, पूर्वी तटबंध के पूरब में, और 93,000 हेक्टेयर ज़मीन पश्चिमी तटबंध के पश्चिम में, वो जल जमाव से ग्रस्त है, और करीब 1,20,000 हेक्टेयर ज़मीन तटबंध के अंदर गई। तो इन सबको जोड़िए तो जितना इलाका सुरक्षित होने वाला था उससे दुगना तबाह हो गया। अब निकाल लीजिए आप अपना बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ऐसा नहीं है कि लोग
बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के छलावे को समझ नहीं रहे हैं। रिलीफ लिख कर ले गया है बात सर, रिलीफ ले गया लिख कर फुसलाया, रिलीफ। सरकारी तो कुछ नहीं दिया, आखिर तक कुछ नहीं दिया है। देवो किया तो एक बड़ा को चावल आती गेहूँ दे दिया, बस वो दिन से बंद कर दिया साथ ही। कहा आप बैसिए यहाँ पर, आपको पुनर्वास मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसे मिलेगा, जना कुत्ता को रोटी देता है वैसा हम लोग को कहता है। कुशहा की आपदा के बाद एक बार फिर से साफ हो गया था कि दोषी कौन है। फिर भी समस्या के मूल कारणों पर चर्चा करने से सारे सरकारी विभाग कतराते रहे। यहाँ पर डिसास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खुलेगा, अथॉरिटी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जल संसाधन विभाग जो कि उसका कर्ता है, सारी चीज़ों का कारण है, वो कभी उसमें शामिल नहीं होता। तो एक डिपार्टमेंट सरकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको खड़ा करता है, और दूसरा डिपार्टमेंट उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है, और इन दोनों के बीच में कोई डायलॉग जहाँ तक हम जानते हैं नहीं है। डिसास्टर मैनेजमेंट वाले से पूछिए कि वो पिछले साल 5 सालों से क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग अर्थक्वेक पर हाउस बिल्डिंग के लिए अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं। क्या तुमको अपनी प्रायोरिटी मालूम नहीं है क्या? तुम्हारा लास्ट अर्थक्वेक 1988 में हुआ था, उसके पहले 1934 में हुआ था, और जिस दिन अब आएगा उस दिन कोई विद्या काम नहीं आएगी। इतने दिनों से डिसास्टर प्रिपेयरनेस और ये सब नौटंकी की इन लोगों ने। कुशहा में जब टूटा तो नावें नहीं थी। जो सेकंड इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है बिहार की, वो कहती है कि 92,800 एकड़ फुट ज़मीन मिट्टी हर साल औसतन कोसी के पानी में आती है। अगर इतनी ज़मीन का, इतनी मिट्टी का आप एक मेड़ बनाएं 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, तो ये भूमध्य रेखा के 2.5 चक्कर काटेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उस मिट्टी का क्या करेंगे, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कमला नदी का जो तटबंध से वहाँ से जो बालू आई है, और कोसी की बालू से ये ज़मीन जो वाटरलॉक ज़मीन थी, बिल्कुल गीली ज़मीन थी, 10-15 फीट ऊंची हो गई है। अगर समग्रता से देखा जाए तो और भी परियोजनाएं हैं जिनका कोसी की बाढ़ और सिल्ट इकट्ठा करने की समस्या से सीधा संबंध है। कोसी गंगा की आखिरी सहायक नदी है, और कोसी के मिलने के कुछ ही समय बाद फरक्का आ जाता है, वहाँ पानी रुकता है। नतीजा ये है कि कोसी की जो धारा ऊपर से आई होती है, तेज़ी से आई होती है, उसको अड़चन आता है, इसलिए उसके सिल्ट छोड़ने की रफ्तार बढ़ती है, और फिर धारा बाढ़ के समय में जब अधिक पानी होता है तो उसको चौड़ा होना होता है, जो सिल्ट के इकट्ठा होने से उसकी जगह उसके पास कम होती है। ये भी कारण है कि तटबंधों पर दबाव बढ़ता है। पहले जब फरक्का बराज नहीं था तो गंगा नदी में बाढ़ के समय 100 फीट से लेकर 200 फीट तक नेचुरल प्रोसेस में डिसिल्टिंग हो जाती थी। लेकिन जब से ये बराज बना है, डिपोजिशन हो रहा है सिल्ट का, और होते होते इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है कि इरोजन होता है, कटाव होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है, और जब गंगा में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बैक वाटर जाता है, कोसी में जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास में शुरू की गई परियोजनाओं का कहर ही यहाँ की जनता को झेलना पड़ा। इसमें एक ओर बिहार में जहाँ सूखा घोषित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर महासेतु परियोजना के चलते कई गांव कोसी नदी में बह गए। सुखाड़ घोषित कर दिया सरकार ने, और हम लोगों के तरफ बाढ़ आ गया। ये जो महासेतु के लिए जो ये क्लोजर बांध बनाया गया है, इसके बाद से हम लोगों के गांव में जो है पानी भर गया। ढोली है, ढोली में आपको डेंगराही, मावड़ा, लगुनिया, कटैया, झौड़ा, ये सारे गांव है। हमारे बनेनिया में और ही सनपथा, टेना टोला, नेहालपट्टी, गोट बनेनिया, ये सब सारा जो है बह गया। कोसी नदी पर एक महासेतु बनाने की परियोजना, तो ये परियोजना काफ़ी महत्वाकांक्षी है, शायद बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसके कुछ तकनीकी पक्ष हैं जो चिंताजनक हैं। कोशिश एक ये हो रही है कि कोसी नदी को, जो एक बहुत ही व्यापक और भयावह नदी है, जो हमेशा अपनी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, उसे 2 किलोमीटर से भी कम, एक लगभग 1.8 किलोमीटर के एक संकरे मार्ग से होकर गुजारने का प्रयास किया जा रहा है। नदी को इस बहुत ही संकरे मार्ग से गुजारने की कोशिश की वजह से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ये स्तर इतना ज़्यादा हो गया कि लगभग इस महासेतु से सटे लगभग 45 गाँव के लगभग 50,000 लोगों को अचानक ही अपना घर बार छोड़कर उन्हें दूर दराज के इलाकों में रास्तों पर और बांधों पर शरण लेने की स्थिति बन गई। लगभग 45 गांव पूरी तरह से पानी के अंदर आ गए, और इसके लिए उन्हें किसी तरह की पूर्व सूचना
या इससे जो क्षतियाँ हुई उनके एवज में किसी तरह के मुआवजे की पेशकश नहीं की गई। जिन आंकड़ों के आधार पर इन तथाकथित विकास परियोजनाओं का निर्माण होता है, उन आंकड़ों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकारी विभागों की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो निहायत घटिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, घटिया है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोसी की जनता की समस्या सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी चुनौती है। तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हमारे देश को शायद इन लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। बिहार के इतना बड़ा सरकारी अमला है, बिहार के इतने संवेदनशील राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसका जवाब क्यों नहीं खोजा जा सका है? ये बड़े सवाल हैं। उम्मीद करता हूं कि बिहार का नया निज़ाम, बिहार को चलाने बनाने वाले लोग इन चीज़ों पर भी सोचेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। फिलहाल खून रोहटी नाटिनिया बुझ कर लो